हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई के बेटों का पाकिस्तान आने का ऐलान, वीजा के लिए दरखास्त दे दी। जानना चाहते हैं अपने वालिद को किस तरह जेल से बाहर निकालना है, हम किस तरह इनकी मदद कर सकते हैं। हम इस वक्त बेबस हैं। बानी के बेटे का निजी टीवी को इंटरव्यू में बड़ा बयान सामने आ गया। दूसरी तरफ अडियाला के बाहर हुकूमत का रात गए वाटर कैनन का इस्तेमाल, कारकुनों की गिरफ्तारियां, लाठी चार्ज, मुलाकात में एक बार फिर नाकामी। इस सारी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा भीख मांगने के लिए पाकिस्तानियों ने मुस्लिम ममालिक को टारगेट कर लिया। हजारों पाकिस्तानी बैरून मुल्क भीख मांगने में मुलविस पाए गए। DGFIA का ओवरसीज कमेटी में इंकशाफ। भीख मांगने वाले 24,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट। दुबई से भी 6,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। इस सारी सियासी सूरत हाल पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तानी सूबे बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को मुसलमान लड़की का निकाब खींचना महंगा पड़ गया। वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाकये के बाद मुल्क भर से शदीद तनकीद का सामना। इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के शो में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुनीब फारूक। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। जी मुनीब, तो बताइएगा क्या आपके पास तो खबरें होती हैं बड़ी कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। कहाँ हम सुनते थे कि खान को रिहा कराने की मूवमेंट जो है वो चलानी है, और कहाँ अब एक मुलाकात के जो है वो लाले पड़ गए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि तय कर लिया गया है कि किसी किस्म की मुलाकात नहीं होगी, और दूसरी साइड ने भी जो है वो तय कर लिया है कि खान साहब से मुलाकात वाले दिन जरूर अडियाला जेल के बाहर जो है वो पहुंचा जाएगा और एक कह सकते हैं सिट इन या एहतजाज जो है वो किया जाएगा। तो कहाँ जा रहा है मामला? देखिए, बदकिस्मती से ये सिलसिला शुरू हुआ, इमरान खान को रिहा करो, और अब वो आ गया है इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रेंथ तो हर दिन के साथ घटती जा रही है। एक जो इशू है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके लिए वो ताकत उनकी वो बन नहीं पा रही, और वो ग्राउंड स्वेल हमें नजर नहीं आ रहा, जिसके नतीजे में हम कह सकें नहीं कि सड़क गर्म है और किसी को कोई मजबूर हो सकता है सोचने के लिए। ये चीज देखिए हुकूमत को भी कंफर्टेबल करती है, एस्टेब्लिशमेंट को भी कंफर्टेबल करती है, और तहरीक इंसाफ के अंदर जो अपने मसाइल या जो उनके अपने डिसएग्रीमेंट्स और इश्यूज हैं वो भी इस सारे मामले को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि फिर को गुंजाइश रह नहीं जाती किसी बात। अब आप यकीन माने, मैं क्योंकि आप इस्लामाबाद में हैं, तासर साहब तो मुझसे बहुत सीनियर है, ज्यादा इल्म रखते हैं, जितने भी लोगों से मिले आपको मां सिवाय इसके कि यही एक टॉपिक होता है, चलिए फिर होगा क्या या क्या होगा या क्या हो रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका डिस्कशन का यही निकलता है कि जी कुछ तब्दील नहीं हो रहा। और वो कुछ इसलिए तब्दील नहीं हो रहा क्योंकि उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तब्दील नहीं कर रही इस वक्त। आगे क्या होता है वो तो कल का किसी को नहीं पता, लिहाजा जो कॉन्टिन्यूटी और जो कंसिस्टेंसी चाहिए इस हुकूमत को वो तो अभी बेशुमार उसकी फरामी है, और वो ऐसे ही चल रही है, और तहरीक इंसाफ के मसाइल भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये बताएगा मुनीब के अपेरेंटली तो जो आप कह रहे हैं वही दिखता है कि तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं, बड़ी सख्ती है खान साहब पर, हुकूमत की कंटिन्यूटी जो है वो बिल्कुल गारंटीड है, वो उसी तरह चल रही है। लेकिन दूसरा एक तरीका ये भी है देखने का कि रियासत ऐसे फैसले ले लेती है जिसकी वजह से खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है, या खान साहब की एक मैं कहूँगी उनको लाइमलाइट में जो है वो वापस से ले आया जाता है। एक टाइम था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और उस वक्त हम सब जानते हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो नीचे ही जा रही थी, कोई गवर्नेंस या डिलीवरेंस उनकी ऐसी खास थी नहीं। उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके एक विक्टिम बना के उनको जो है कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया कि अब तक जो है वो संभल नहीं रहे। अब हम फिर देख रहे हैं कि ये मुलाकातों पर जब पाबंदियां लगती हैं तो हर जगह हाईलाइट होती हैं, सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनली भी जो है इनको उठाया जाता है। इस स्ट्रैटेजी को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो तजर्बेकार लोग ये कहते हैं कि या जिनका जो हुकूमत में होते हैं लोग, वो एक खास लेंस से, खास एंगल से चीजों को देखते हैं। ये चीज हमें नजर आती है। जैसे मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं आज जब मैंने एक FIR देखी जो रात 2:30 बजे दर्ज हुई है, वो इत्तेफाक से मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई है, और वो उसके अंदर बड़े लोग नामजद हुए हैं, और ये कल अडियाला के बाहर जो फिर हुआ और उसके नतीजे में हुआ, उसके अंदर
इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये FIR दर्ज हुई। अब एक होती है सिंपल ओवर किलिंग, एक होती है कि बहुत ओवर ड्यू ओवर किलिंग, कि आप जो चीज या इतने एग्जॉर्बिटेंट लेवल के ऊपर उसे ले जाए कि वो फिर उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही ना रहे। यानी अगर मैं फ्रैंकली ये समझता हूं कि इस्लामाबाद या पिंडी की सर्दी में रात 3 बजे अगर लोग कोई बैठे हुए हैं, और वो ये भी नहीं कि अडयाला के गेट के आगे बैठे हुए हैं या अडयाला के ऊपर को हमला हो रहा है, अडयाला से दूर ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल, हाँ। तो अगर वो बैठे हैं तो उनका थिनिंग होती जाएगी, क्राउड चला जाता रहेगा और सुबह तक लोग देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ बशरी तकाजे भी है ना, लोगों ने वॉशरूम जाना है, खवातीन है, उनके घर है, फैमिलीज है, कईयों ने वापस घरों को जाना है, कितनी देर तक बैठे रहेंगे? एक दिन आएगा, 2-4 घंटे और गुजरेंगे तो सुबह गुजरे। एक तो ये कि चले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया या चले उन्हें डिस्पर्स करना, वो पुलिस कहती थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम कैसे इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, समझ आ रही। लेकिन ये FIR देने का तुक मुझे फ्रैंकली समझ नहीं आता, मेरी अकल से ये बात ऊपर गुजर जाती है। इसी तरह ये जो मुलाकात ना करवाने की बात है, ये भी मैं आज तक भी इसको कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया, ना मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन देखिए एक बात है, जो ताकतवर लोगों की सोच होती है या जो ताकत की सोच होती है, वो मेरी आपकी या क्लासा साहब हमारे जैसे वो लोग नहीं सोचते। दे लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि उनका जो विजन है वो वहां से नहीं होता जहां से हम देख रहे होते हैं। दे आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ आइडियाज जो उनके दिमाग में होते हैं, और वो उसी को ज़हन में रखते हुए फैसले करते हैं। वो फैसले माना चाहता हूं ठीक होते हैं, सही होते हैं, या बिल्कुल गलत हो जाते हैं, या बिल्कुल सही हो जाते हैं, ये सिर्फ वक्त बता सकता है। अभी तो देखिए जो 2022 में खान साहब को निकाला गया, या वो तरीके से जो लाए थे खान साहब को, उन्होंने ही निकाला, उन्होंने ही रास्ते बनाया बाजवा साहब ने, बाकी और क्या होना था। और ये तो सबको पता है कि ये प्रोजेक्ट तो वाइंड अप उस वक्त होना था, और उसके बाद फिर PDM 1 आ गई, फिर अब PDM 2 आ गई। तो खान साहब की मकबूलियत या वो चीज जिस तरह भी हो, एक जो तारीख को ज़हन में रखते हुए मैं जो नतीजा निकाल पाया हूं आज तक, हमारे मुल्क में अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से लड़ेंगे, मुक्तदरा से लड़ेंगे, तो फिर आपकी जान खलासी नहीं हो सकती, फिर आप कामयाब सियासत नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आपके मुल्क में इनकलाब आ जाए, वो मुझे तो नजर नहीं आता जी। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब साहब। आपने अभी कहा है कि आपको बहुत सारी बातों की समझ नहीं आ रही, जो हमें भी नहीं आ रही, फेयर इनफ, कि इतनी सख्ती की और इतनी जीरो टॉलरेंस की या एक्सट्रीम लेवल पे जाने की क्या ज़रूरत है। जो स्टेप्स आपने गिनवाए भी हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारे शोज़ में आप आते हैं वेरी काइंडली, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यू जॉइन अस। तो ये खबर तो पहले आपने ब्रेक की थी कि रियासत का सब्र का पैमाना अब ख़त्म हो चुका है और अब मज़ीद रियायतें, मज़ीद कंसेशंस, प्यार मोहब्बत नहीं होगा, अब आपको सियासी तरीके से डील नहीं किया जाएगा, रियासत अब एक हार्ड स्टेट का एक रोल अदा ये करेगी। ये तो आपकी दी हुई ये खबरें हैं सर, हमारे शोज में ये रिकॉर्ड में मुझे याद है। आज आप हैरान क्यों हो रहे हैं अपनी खबर पे सर, जो आज एक तरीके से सच्ची साबित हो रही है, जो आपने खबर ब्रेक की थी। वेयर आर यू सो सरप्राइज सर? मसला ये है सर कि मैं बहसियत सहाफी तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी इज्जत अल्लाह ताला बचा देते हैं और मेरी जो खबर मैं देता हूँ वो दुरुस्त साबित हो जाए। लेकिन मैं बहसियत एक आम पाकिस्तानी और बहसियत एक तारीख के तालिब इल्म के हैरान होना तो मेरा इस्तेकाक है ना जी, कि मैं माजी में देखता हूँ कि साहब आपका तजर्बा मुझे है, हालात खराब होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ है माजी में भी, तो चीजें दुरुस्त भी हो जाती हैं, थोड़ी सी मामला बेहतर भी हो जाते हैं। मुझे जो चीज सरप्राइज करती है विद एवरी पासिंग मंथ आई वुड से, वो ये कि यार ये किसी स्टेज पे जाके कोई थोड़ा सा कुशन, कोई थोड़ी सी स्पेस, कोई चीज तो कोई टर्न अराउंड हो। ऑल्दो मैं बहसियत साफी ये आई कैन वेल प्रिडिक्ट कि ऐसा नहीं हो रहा, बट एज अ कॉमन पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरे लिए ये इंट्रीगिंग तो होता है और सरप्राइजिंग भी होता है कि यार मैं जब इस चीज को टैप करता हूं कि ये किस एक्सटेंट तक जाएगा, तो एवरी टाइम आई एम सरप्राइज्ड। खबर तो मैं देता हूं बट इट लीव्स मी सरप्राइज्ड, इट लीव्स मी एस्टोनिश्ड कि यार ये जो सख्ती का लेवल और बरहमी का लेवल है, ये कहां तक जा रहा है। पीपल हु, मैं आपको बड़े कैंडिड तरीके से बताऊं, पता नहीं ये बात मोहतात ही करूंगा कि मैं कुछ लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, जो कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत जो सीनियर्स थे
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनके अंडर काम किया हुआ है, कुछ लोग ऐसे थे जो इनके साथ काम कर चुके थे। उनमें से टोटल जो मैं क्रक्स निकाल पाया कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, वो ये उन्होंने कहा कि एक तो ज़हन में रखिएगा, ही इज अ नो नॉनसेंस मैन। प्लस वो कहते हैं कि ही इज नॉट समबडी हु वुड शेयर हिज थॉट्स और या अपनी चीजें के लिए कोई वो इस फलाने से भी बात करेंगे, फलाने से भी बात, इस बंदे से भी बात करेंगे, नहीं। तीसरी बात ये कि ही इज अ वेरी जैसे कहते हैं ना कि एक्सीडिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड और अ स्ट्रेट शूटर। ही हैज नो ग्रे एरियाज। कोई काले में है तो काले में है, कोई सफेद में है तो सफेद में। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जो अगर आप मेरा जो मैं आपकी बात करूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके कुलीग सीनियर या जूनियर जो वो ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल जो है ये जनरल बाजवा नहीं है, इट्स डिफरेंट। सर पोल्स अपार्ट, मैं आई एम कोटिंग यू, ये जो हम कहते हैं ना ये जिस व्यक्ति उन्होंने कहा पोल्स अपार्ट, मैंने एक मिसाल दी ना कि माजी में ये हमने देखी है, उन्होंने कहा दूर दूर तो आपको ये कंपैरिजन नहीं मिले। और ये बात अब ये फर्क इमरान खान साहब नहीं समझ पाए, जो मुझे लग रहा है उनके कुलीग्स की या आपकी बातों से, कि जनरल बाजवा को सेपरेट डील करना था, जनरल आसिम मुनीर को सेपरेट डील करना था। खान साहब ने एक ही तरीके से ये दोनों को डील करने की कोशिश की है और ये रिजल्ट हो रहा है। तो ये आपकी बात का हम सम अप कर सकते हैं सर, आपके इसका आर्गुमेंट का। सर और दूसरी जो चीज है ना कि जी ये भी मैं आपको विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन में अर्ज कर सकता हूं कि ये जो ऑनस्लॉट है ना ये वाला ये बैसियत पाकिस्तान की फौज, बैसियत इदारा, उन्होंने अपना वो DDISPR की प्रेस ब्रीफिंग आपने सुन ली और वो बड़ी वो अग्रेसिव थी जो बातें की गई। इससे जो फील्ड मार्शल की जात है, he does not bother about this, this onslaught and criticism. He has his own way of doing things. Yeah, he operates in a very different way. He's a very secretive person. He's completely inaccessible. जी. और वो कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि अच्छा जी मैं डिनर पे मिला था और मेरे साथ फलानी गैदरिंग में ये थे और फलानी जगह पर हाथ पे हाथ मार के ये बात कर रहे थे। No, people who know him they say कि no, he is not the sort of a person. और यही चीज मैं समझता हूं मिसकैलकुलेट हुई है पीटीआई के पार्ट के ऊपर या खान साहब के पार्ट के ऊपर, कि वो एक उन्होंने जिस तरह जो उनका इंटरेक्शन बाजवा साहब के साथ था या फॉर दैट मैटर किसी और के साथ हुआ होगा, उन्होंने जैसे आपने उसको किया कि वो उन्होंने गलत मिसकंसीव किया है जनरल आसिम मुनीर साहब की पर्सनैलिटी को टोटली। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी बात से लग रहा है कि वो एक उनके बारे में किसी को नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे बाज़ दफ़ा ये क्रिकेट टीम में कोई ऐसा कोई बॉलर आप रख लेते हैं जो जब बाहर की टीम आती है जिन्होंने उनको नहीं खेला हुआ होता, उनको नहीं पता होता गुगली है, ये दूसरा है, ये स्पिन है, ये क्या करेगा कैसे नहीं करेगा, आइडिया नहीं होता। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, क्योंकि माजी में तो जनरल बाजवा साहब तो बिल्कुल उलट थे। वो तो रोजाना की बुनियाद पर दरबार लगता था और वहाँ पे सहाफ़ी भी जाते थे, उसमें बिजनेसमैन भी जाते थे और दीगर लोग भी जाते थे, एंकर्स भी रोजाना मुलाकातें हो रही हैं। इसी तरीके जनरल कियानी साहब को भी था। और बाद में हमने देखा जो सहाफ़ी उनसे मिलते थे जनरल बाजवा साहब से और बातें होती थी या उन जनरल कियानी साहब से, बाद में वो चार्जशीट की शक्ल में सामने आई हैं। तो इन्होंने सबक सीखा है इनसे, जनरल बाजवा साहब की मीटिंग से, जर्नलिस्टों के साथ, एंकर के साथ, कि उस वक्त तो हाँ में हाँ मिला के सारी बातें हो जाती हैं। उस वक्त कोई बात नहीं लिखता, कोई ब्रेक भी नहीं करता स्टोरी, कोई कहता भी नहीं है। तो बैशिंग तो रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है। सो हैज ही लर्नड एनी लेसन फ्रॉम जनरल कियानी एंड जनरल बाजवा? मैं आपको एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यंग मैन बट बिजनेसमैन है। उन्होंने किसी जगह कहा कि एक ग्रुप ऑफ कुछ बिजनेसमैन थे, वही मुल्क से बाहर शायद उनका इंटरेक्शन हुआ चीफ के साथ। उन्होंने कहा जी कि जो चीज हमें बड़ी सरप्राइजिंग लगी वो ये कि ये जो अभी जनरल आसिम मुनीर को जो जानता है वो ये समझता है ही इज नॉट एन अनप्रेडिक्टेबल मैन। His action and reactions are very much predictable. अच्छा. People who know him, they know that he is not the sort of a person who would go into an intrigue with somebody. अच्छा यार चलो कोई इधर पीटीआई का रात को मुझसे कहीं मिलना चाहता है, मेरे दफ्तर आना चाहता है, तो मैं चलो इसकी भी बात सुन लेता हूँ। मुझसे जी बिलावल साहब मिलना चाह रहे हैं, कोई अलग मीटिंग रात को हो रही है, तो मैं वो भी अटेंड कर लेता हूँ। नहीं। If he has something to do with Pakistan, he will only deal with the government.
ही इज नॉट एक्सेसिबल टू एनीवन। मैं जाती तौर पर कई पाकिस्तान के ऐसे बिजनेसमैन के बारे में मैं आपको बता सकता हूं जो टॉप के लोग हैं, उन्होंने 1-on-1 मीटिंग्स रिक्वेस्ट की हुई हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, और वो नहीं उनको मौका मिला। ग्रुप की शक्ल में बिजनेसमैन जरूर मिले हैं, उन्होंने किसी को ये मौका नहीं दिया कि अच्छा आए मेरे पास और बैठे जी और अच्छा जी गप लगानी है और ये करना। नो, ही डज नॉट ऑपरेट इन दैट वे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया सर। थैंक यू मुनीब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुनीब फारूक सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे जो है वो बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद जो है एक और अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस हवाले से बात करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी का इजलास हुआ और इस इजलास में कई इंकशाफात जो है वो किए गए पाकिस्तानियों के हवाले से जो गैर कानूनी तौर पर जो है वो बाहर मुल्कों में चले जाते हैं। इस पर बात करने के लिए कमेटी के जो चेयरमैन है MNA आगा रफीउल्लाह, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक और अहम इशू पर जो है वो बात कर लेते हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी का जो है वो इजलास था और उसमें बड़े अहम इंकशाफात जो है वो हुए हैं, उस हवाले से बात करते हैं। कमेटी के चेयरमैन MNA आगा रफीउल्लाह साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा रफीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम जी, बड़े इंकशाफात हुए इस कमेटी में, बताएगा रफीउल्लाह साहब। मैं तो डायरेक्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि DG FIA का ओवरसीज कमेटी में जो है वो बड़ा इंकशाफ हुआ है और भीख मांगने वालों की तादाद जो है पाकिस्तानी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सऊदी अरब की सिर्फ बात करें तो 24,000 पाकिस्तानियों को जो है वो इंकशाफ किया गया कि डिपोर्ट किया गया है सऊदी अरब से। क्या डिटेल्स है इसकी, क्या और डेटा जो है वो सामने आया है? जी, ऐसा ही है कि आज DG FIA ने एक काफी लंबे चौड़े फिगर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये सारे बेगर्स नहीं है। इसमें जो जिन लोगों को रिपोर्ट किया है उसमें कुछ मुख्तलिफ केसेस हैं और कुछ तादाद ऐसी हाँ बेगर्स की है जो सऊदीया से। अच्छा। बाकी आज़रबाईजान से और दूसरे ममालिक से जिन लोगों को डिपोर्ट किया है वो इनलीगल उस मुल्क में एंट्री और इनलीगल तरीके से आगे उनकी मूवमेंट की वजह से उनको डिपोर्ट किया। सही। तो रफीउल्लाह साहब, ये तो माजरा जो है हर थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि कोई नंबर इस तरह का सामने आता है, जैसे कि आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, पहले भी हम सुनते रहे हैं कि इतने लोग जो है वहाँ जाते हैं फिर भीख मांगने में जो है वो लग जाते हैं, पूरा एक नेटवर्क और कार्टेल जो है वो चला रहे होते हैं, फिर उनको जो है वो इस तरह से डिपोर्ट कर दिया जाता है। क्या हम भी इस हवाले से कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई कदम उठाया है हुकूमत ने भी? जी बिल्कुल, ये जो अभी पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने और चौधरी खालिद खान ने रैंडमली कुछ विजिट किए थे एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट पे, उसकी बेसिक वजह भी यही है। और दूसरी हमने ये गवर्नमेंट ने ये किया है कि नादरा और पासपोर्ट और इन सबको लिंक करके ये जितने लोग इस तरह के केसेस में पकड़े जाते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि वो नेक्स्ट ट्रैवलिंग फिर पाकिस्तान से बाहर नहीं कर सकते। अब इशू ये है कि ये एक ऐसा अमल है कि मैं यहाँ से उम्रे की नीयत से जा रहा हूँ और रोकने की मकसद तो ये हो जाएगा कि देखें ये मजहबी फराइज से रोक रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि उसके पीछे रोकने की वजह ये एलिमेंट्स होता है कि ये लोग वहां जाके मुख्तलिफ किस्म के इनलीगल एक्टिविटीज में होते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो एजेंट जो डंकी लगवाते हैं, ये उनकी अब इन्होंने ये रूट इख्तियार कर लिया कि वो यहाँ से उम्रे के लिए लेके जाते हैं और वहां से मुख्तलिफ ममालिक में एजेंट और इस तरह मूवमेंट करवा के वो अदर ममालिक में फिर डंकी के चक्रों में। तो ये एज ए कौम मुझे, आपको, आपके सुनने वालों को सबके ऊपर लाजिम है कि इस चीज की हौसला शिकनी करें, क्योंकि ये एज ए नेशन हमारे हम सबके लिए एम्बैरेसमेंट का बाइस बनते हैं पूरी दुनिया में। और जो लीगल लोग हैं जो जाके वहां पर मेहनत करते हैं, लीगल तरीके से जाते हैं, उन लोगों के लिए भी रुकावट और बैरियर बनते हैं। तो ये एज ए नेशन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ FIA की नहीं। अब FIA ने जब सख्ती शुरू की तो उससे वो लीगल लोग जिनके पास वीजे हैं और वो बाहर जा रहे हैं, वो बेचारे बीच में अफेक्ट हो रहे थे, जिसका आज हमें इन्होंने जवाब दिया कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक नई कमेटी बनाई जिसको चौधरी सालिक हुसैन साहब हेड करेंगे
और वो एक फार्मूला तय करेंगे कि जिसमें NHE एडवांस में अब ये किया है कि जो प्रोटेक्टर का जिसके पास स्टैंप होगी उनको इजीली एक्सेस होगा ताकि जाएंगे। और उससे बढ़कर जैसे सिंगापुर में, दुबई में अब इमिग्रेशन के लिए लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। ये एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मोहसिन नकवी साहब कि आप घर बैठे अपनी इमिग्रेशन करके आए और QR कोड मिलेगा और वो QR कोड दिखा के आपकी तस्वीर लेके आप सीधा फ्लैट तक चली जाएंगी। तो ये एक अच्छे इकदाम जो आज कमेटी में इन्होंने हमें बताया, ब्रीफ किया, जो हौसला अफजा है। तो आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया सर। मैं आपकी कमेटीज में आता रहता हूँ, आपकी प्रोसीडिंग, आपकी गुफ्तगू, यू आर वेरी हार्ड हिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं। किसी भी कमेटी में आप जब होते हैं तो वहाँ पे फेयर वर्क ज़रूर होता है, चाहे मेंबर हूँ या चाहे एक एज ए चेयरमैन के तौर पर। अभी मुझे याद पड़ता है पिछली कमेटी का इजलास जो है वो आपने वो कर दिया था, मतलब कैंसिल कर दिया था या उसको डेफर कहें वट एवर, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो वजीर साहब जो है इस वजारत के ओवरसीज के ये होगा चौधरी सालिक साहब, तो वो आपकी कमेटी में नहीं आते इजलास में, तो आपने इजलास नहीं किया था लास्ट टाइम। तो आपकी दफा आज भी हमारी कुलीग हैं मेरी नजाक भुट्टो साहिबा, उन्होंने ये इशू रेज किया है। तो आज हमने वो रूल्स का हवाला और आर्टिकल 190 का हवाला देके ये पाबंद किया है कि नेक्स्ट मीटिंग में मिनिस्टर साहब आएंगे, क्योंकि हमारे जो कुलीग्स हैं, जो कमेटी के मेंबरान हैं, उनका इस चीज पर जोर रहा है कि मिनिस्टर साहब आए। तो ये कमिटमेंट इस दफा सेक्रेटरी साहब ने की है कि नेक्स्ट मीटिंग में मिनिस्टर साहब आएंगे इंशाल्लाह। सर ये कौन सी ऐसी बात है कि आप लोग उनके फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं, खुद वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से उनका तल्लुक है, उनके वाले साहब हों या उनके बाकी उस चौधरी परवेज अलही साहब, चौधरी शुजात साहब एक बड़ी फैमिली से आते हैं, तो वो सेक्रेटरी साहब उनको लेकर आएंगे, कन्विंस करेंगे चौधरी सालिक साहब को, तो वो आएंगे आपके कहने पे, मेरीन साहबा और बाकी मेंबर्स ऑफ द कमेटी के कहने पे नहीं आएंगे? नहीं रोबे, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट लास्ट टाइम जो हमारी मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर होने की वजह से नहीं आ पाया हूँ, और ये कमिटमेंट उन्होंने की है कि आज भी उन्होंने जब ये कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद मुझे कॉल की और उन्होंने ये एक्सक्यूज किया कि मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से मेरी आज कोई कमिटमेंट और भी नहीं रही, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह मैं आऊँगा। अच्छा सर, चलें, ये तो आपने ये मसला हाल के, अगर हम देख चुके हैं कि बहुत सारे वजीर जो हैं वो नहीं जाते उस कमेटीज मीटिंग में नहीं आते। एनीवे सर, इशू अगर कमिंग टू द सेम पॉइंट, ये जो FIA ने ब्रीफिंग आपको दी है तो इसका ब्रेकअप क्या दिया है कि उसमें रगड़े गए हैं? मेरा ख्याल जैसे आप बता रहे थे कि जो उसमें डिपोर्ट हुए हैं उनको भी उसी कैटेगरी में डाल दिया गया है कि वो भीख मांग रहे थे, तो अगर ज्यादातर तो सऊदी अरब में जाते हैं मेरा ख्याल है इस तरह के। ये बैगर्स जो है ये सऊदीया में और बाकी ममालिक में ऐसा इशू नहीं है। और आज हमने एक और उनको डायरेक्शन दी है कि जी ये जो मुख्तलिफ, आप बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको ये फील होता है या कोई कुछ पेपर कम होने की वजह से आप ऑफलोड करते हैं, तो उस ऑफलोड पे स्टैम्प लग जाती है पासपोर्ट पे और उससे उसका पूरा कैरियर तबाह हो जाता है। तो ये हमने कहा कि तो उन्होंने ये भी वजाहत की कि ऑफलोड का हम पासपोर्ट पे नहीं बोर्डिंग पे करेंगे, और बोर्डिंग पे करेंगे, हम किसी के पासपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैम्प नहीं करेंगे। ये तो बड़ा एक अहम आप इशू बता रहे। तो FIA ने ये कोई बताया? अगर राजा रिफा साहब जो है बड़े, उनकी बड़ी अच्छी एक, जब से उसमें FIA में ऑफ कोर्स के बहुत सारी सख्तियां करनी पड़ती हैं, जैसे आपने बताया भी है, एक अच्छे ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं, तो कुछ उन्होंने बताया कि ये कैसे आइडेंटिफाई करती है FIA एयरपोर्ट पे कि ये बंदा जो है, मतलब ये ठीक है, इसके पेपर ठीक हैं, ये फलां बंदा जो साथ खड़ा है इसके पेपर ठीक नहीं है, तो हाउ डू दे डिफरेंशिएट? जी, उन्होंने आज तफसीली हमें जब बात की तो इत्तेफाक से आपका भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ आपके कॉलम्स या आपने कुछ चीजें रिपोर्ट की, तो उसको भी बेस बना के उन्होंने बोला हमने बहुत सी चीजों को डिग आउट किया है। और खास तौर से जो मिसाल के तौर पे ऐसे लोग हैं जिनके इनको अंदाजा होता है कि जी इसके पेपर, अब कंबोडिया जा रहे हैं जी, इस साल 12,000 लोग कंबोडिया गए एज ए टूरिस्ट। ये पाकिस्तान से कंबोडिया गए हैं जी? 12,000 लोग, पिछले साल 13,000 लोग गए थे। अच्छा, अब उसमें से हजारों के हिसाब से अभी भी वहां पर फंसे हुए जो मुख्तलिफ इश्यूज के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसे लोग जो हमें नजर आ जाते हैं कि इनके पास, वहां पर देखें एक बंदा पाकिस्तान में कहीं टूरिज्म के लिए नहीं गया है,
न मरी गया, न कराची गया, न लाहौर गया, अपने शहर से कहीं नहीं गया, लेकिन कंबोडिया जा रहा है। तो इससे मकसद ये कि यहाँ पर इसकी नीयत सही नहीं है, वो आगे जाके गलत इस चीज को, और ये पूरे मुल्क के लिए गलत। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल उन्होंने हमारे आगे एक्सप्लेन किए कि इस तरीके से हम खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान से बाहर मेहनत के लिए जाते हैं और रेमिटेंस पाकिस्तान को भिजवाते हैं, उनके लिए एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, और उस मैकेनिज्म के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है जिसको चौधरी सालिक चेयर करेंगे, और वो मैकेनिज्म और जितने उसके बनाएंगे ये अथॉरिटीज, वो सारी हमारी कमेटी के साथ भी वो शेयर करेंगे। और खास तौर से जो आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बात आई है कि एज ए पायलट प्रोजेक्ट वो ले रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट को कि आप घर से बैठ के अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे। तो कुछ चीजें तो वो सारी आपने आला साहब, वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो घर से बैठे अपनी वो करा लेंगे, दुनिया भर में भी ऐसी चीजें होती है, फेयर इनफ। लेकिन तो वो सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा जो है, क्योंकि वो तो नहीं देख रहा उसके या उसी के वीजे की बुनियाद पे उससे कोई क्वेरीज की जाएगी। कंबोडिया जैसे आपने बताया, मेरे लिए हैरानी की बात है कि 12-13 हज़ार पाकिस्तानी जो है वो टूरिज्म पे उसमें कंबोडिया में गए, तो कैसे वो सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा ठीक है? कुछ चेकलिस्ट होगी, कुछ जैसे वीजा दिया जाता है आप? जी, उसके लिए AI ये जो अभी इस पे काम हो रहा है, क्योंकि दीगर ममालिक में ये इशूज तो नहीं है, ये हमें है, तो इसलिए ये इस इशू को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया जाएगा, और उसकी AI जनरेटिव जो चीजें वो रेडी कर रहे हैं वो नेक्स्ट उन्होंने बोला कंपटीशन के बाद हम आपको शेयर करेंगे कि इस तरीके से उनको ये शख्स डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स इसने पूरे किए जिसका मकसद उसका ये नहीं है, वो टूरिज्म के लिए नहीं, वो डंकी मारने के लिए जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने काफी काम किया हुआ है। वागा साहब, मेरी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आप इन कमेटीज में बैठते हैं, बहुत सारा उनसे क्वेश्चनिंग भी करते हैं, तो ये कोई पाकिस्तान में कंबोडिया की कोई एम्बेसी है जहां से 12-13 हज़ार इन्होंने वीजे पाकिस्तानी उन्होंने ले लिए और टूरिज्म पे चले गए, या कोई ऑनलाइन कोई वहां से इनको वीजे भेजे जाते हैं? कोई ग्रुप है, कोई गिरोह है, कोई ह्यूमन स्मगलिंग का उन्होंने अब एक नया रूट उन्होंने ढूंढ लिया यहाँ से कंबोडिया का? मतलब आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर? हमारे पास बिल्कुल कंबोडिया की एम्बेसी है, लेकिन ये जो एजेंट्स माफिया है उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में, आज ही मुझे एक जर्नलिस्ट मिले हैं मेरे हल्के के हैं, वो भी जियाउर रहमान जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक कुलीग इत्तेफाक से थाईलैंड से कहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस जहाज में 20% से ज्यादा जो है वो हैं लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी इसका क्या इशू है? बोला मैंने जब बात की तो पंजाब के लोग थे और वो इसी तरीके से जा रहे थे, वो इस तरह का इशू है। नहीं, मैं समझा नहीं, उन्होंने कैसे कहा 20% क्या थे? पाकिस्तानी जहाज में। अच्छा, पाकिस्तानी से थाईलैंड में आप बता रहे हैं जो वहां से? जी, वो सारे के सारे उन्होंने ये नए रूट एजेंट इनको बना के देते हैं, और उस रूट पे ये निकल जाते हैं, और मासूम लोग हैं यहाँ से। आज उन्होंने कहा कि हमने इन एजेंटों के ऊपर भी DGFI ने कहा कि 170 FIR की है, और काफी सारे एक फिगर बताया था कि जो अरेस्ट किए। तो कोई रेट उन्होंने बताया कि नया रेट क्या चल रहा है? डंकी का तो 50 लाख रुपए हमने सुना था कि वो लेते हैं, 50 लाख लेते हैं इधर बलूचिस्तान, ईरान और तुर्की वगैरह, और इनके अब तो वो उसमें अब मेरा ख्याल इराक वगैरह भी शामिल हो गए थे दरमियान में, वो बता रहे थे। आज़रबाईजान तो इसका रेट उन्होंने कोई रेट बताया कि कितना रेट हो गया? 50 है, कम हुआ है, ज्यादा हो गया? सर आप तो जहाज से जाते हैं, रेट मेरा ख्याल है। नहीं, ऐसा ये वो बता रहे हैं कि 60 से 70 लाख रुपए मुख्तलिफ रूट के ये जो एजेंट से और जो लोगों को गिरफ्तार किए उनकी डिटेल। लास्ट क्वेश्चन सर, आगा साहब, लास्ट क्वेश्चन कि इसका कोई उन्होंने ब्रेकअप बताया उन्होंने राजा रिफत साहब ने कि किन किन एरिया से लोग जो हैं ये जाते हैं, बाहर जाते हैं, ज्यादा एडवेंचरस डंकी के मिडिल ईस्ट की तरफ जो ज्यादा लोग जाते हैं वो साउथ पंजाब के और KP के, और यूरोप में जो है वो गुजरात, मंडी बाउदी और यहाँ के लोग जाते हैं। मतलब हमारे सेंट्रल पंजाब के दोस्त जो हैं वो समझदार हैं, ज़हीन हैं कि वो यूरो वाले मुल्कों में जाते हैं, जहाँ का वो यूरो जो है वो 350 या 350 रुपए के बराबर होता है। ये मैंने मोस्टली देखा है कि हमारे सेंट्रल पंजाब के भाई जो है वो यूरोप की तरफ जाते हैं। हमारे साउथ वाले जो हमारी तरह है वो मेरा ख्याल कम करेंसी वाले इलाकों का रुख करते हैं। ये तो आज भी देखे ना, उन्होंने मुझे एक बताया कि एक हमारे मंडी बाउदीन के वो खुद वहां पर जाके सेटल है, उन्होंने अपना पासपोर्ट यहाँ भेजा और उसका भाई यहाँ से जा रहा था,
उसके पासपोर्ट पे। अच्छा, जिसको उन्होंने पकड़ा। तो ये अब ये एडवांस हो गए कि डॉक्यूमेंट्स इनके पास एडवांस हो गए, मशीनरी जिसको वो पकड़ लेते हैं। पूरा पाकिस्तान तो नाराज है, वो कहते हैं एयरपोर्ट पे इतने पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, उनके पास वीजे हैं, रेमिटेंसेस भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे, यूरो भेजेंगे, आप दुनिया भर से पैसे मांग रहे हैं, तो आप क्यों इनको ऑफलोड कर रहे हैं? नहीं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखें, ऐसे लोग जो जाके पाकिस्तान के लिए एम्बेरसमेंट करें, जो पाकिस्तान हर एज ए पूरी नेशन के लिए एम्बेरस का सबब बने, तो हम सबको चाहिए कि ये वो लोग हैं जो आजकल इंडिया के बयानियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप इनके अकाउंट देखेंगे, ये सारे के सारे वो लोग। हमने हर केस टू केस, जितने केस सोशल मीडिया में इन्होंने आइडेंटिफाई किए सोशल मीडिया में, वो सारे हमने कहा। बल्कि कल एक वाकया हुआ कराची एयरपोर्ट पे जी, वो ये था कि एक पासपोर्ट किसी शहरी का पड़ा है FIA वालों ने, उसका भी हमने कहा नोटिस लिया है और वो भी रिपोर्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आएगी। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया है। मैंने आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, और जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है उसमें बड़े इंकशाफात जो है वो देखे गए, और आपको बताते चले कि उसमें इंकशाफ किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों में गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का टॉप 5 में शामिल होने का भी इंकशाफ जो है वो किया गया है। इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासा साहब, हम बात कर रहे थे मुनीब से, ये जो इंटरव्यूज़ भी दिया आपने देखा बेटों ने, तो अब काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है ये बात उठाई जा रही है, और जैसे कि मैंने पूछा भी मुनीब से कि जब इतनी ज़्यादा रुकावटें, स्ट्रिक्टनेस जो है वो आप लगा देते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये मामला हाईलाइट भी होते हैं, लाइमलाइट में भी आते हैं। कैसे आप फिर इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा उन्होंने अपने जो कार्ड्स है PTI ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो मुसलसल इस्तेमाल किए हैं ना, वो इट हैज़ बिकम ए न्यू नॉर्मल। वो जो खबर बनती होती थी, कोई थोड़ा सा कोई शोर होगा मचता था, कोई खबरें बनती थी, कोई उस पर कोई ब्रेकिंग स्टोरीज बनती थी, लोग सामने आते थे, वो चीज़ें अब नहीं रही। रीज़न क्या है कि आपने मुसलसल अपने वर्कर को, अपनी पार्टी को इतना फटीक का शिकार किया है, और स्पेशली पिछले साल नवंबर के बाद गिरफ्तारियां हुई, फिर उसके बाद लोग मारे गए बेचारे, फिर उसके बाद आप पे लाठीचार्ज, वो सब कुछ आपने देख लिया। आपको कहीं ना कहीं पे कोई एक लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेटजी इसमें नजर नहीं आती, इसमें ये PTI में। वो फौरी तौर पर रिजल्ट चाहते हैं। फिर प्लस एक तो ये चीज़ है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये चीज़ें उनके क्लिक नहीं कर रही कि रोजाना के बिना उन लोगों ने कारोबार भी करने हैं, उन लोगों ने घर भी चलाने हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, कोई फैमिली को टाइम भी देना है, कोई सोशल लाइफ भी गुजारनी है। सियासत का मतलब ये तो नहीं है कि अपनी हर वक्त जान जो आपने दाव पे लगाई हुई है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में मतलब जहाँ पे कोई आपके स्टेट या ये रियासती इदारे जो हैं रियायत नहीं करते, आप भी अपने दौर में नहीं करते थे, वो ट्रेडिशन चल रही आ रही थी, पहले भी आपके साथ भी रियायत नहीं हुई, आपने भी किसी के साथ नहीं किया, अब आपके साथ भी नहीं होगी, फिर कल को आपका दाव लग गया तो भी किसी को नहीं होगी। हम तो दूर से बह के वो क्या तमाशाई की तरह या कहें या बाई स्टैंडर्ड कहें, एक मतलब हम यहाँ पे एक उसको खड़े हुए लोग हैं तमाशाई की तरह, आके हम तो ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, आपकी आवाज में आवाज दे सकते हैं कि ज्यादती हो रही। बाकी मतलब कोई हमारे बोलने से, हमारी बात करने से मसले तो नहीं हल हो रहे। आपके दौर में होते थे, इनके दौर में हो रहा है, एक चीज। और दूसरा ये है कि उसका नतीजा निकला कि इनकी पार्टी के अपने अंदर इतनी ग्रुपिंग हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, इतने झगड़े हुए हैं कि रात आपने देखा है कि कोई उसमें पार्टी का कोई प्रोमिनेंट बंदा था, अलीमा खान साहबा उनकी बहनों के साथ, आपको कोई नजर आया है कि बड़ा मेरा ये थे सलमान अकबर राजा साहब थे। अब वो बात आपको शेर अफजल मरवत हमारे शो में कह चुके हैं कि जनाब अब जो लड़ाई जो हो रही है ना, ये उन लोगों में हो रही है जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो बहर हैं, इलेक्शन हार गए हैं, या वो MLA नहीं बन सके, या वो MLA है नहीं, वट और जो लोग अंदर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं कल के इस शो में आपको कौन कोई MLA नजर आया है, आपको कोई बड़ा फिगर नजर आया PTI में? रीजन क्या है? वो अलीमा खान साहबा को ब्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि अलीमा खान साहबा जो है वो पार्टी के हर बंदे को वो करती हैं, अब वो फैसले कराती हैं इमरान खान साहब से, किसी को हटा दो, किसी को उस पे उसको डिमोट करा दो, हर एक के साथ अलीमा खान साहबा के फड्डे हैं, ये हम सुनते रहते हैं। तो पार्टी जो है मेरा ख्याल है जो आपकी टॉप की लीडरशिप किधर थे, मतलब उसमें पूछ रहे बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन है ना, खान साहब की बहनें बाहर बैठी हुई हैं, वो किधर है? वो नजर नहीं आ रहे आपको। ऐसे सेम मेरा ख्याल है वो भी नहीं थे, अफरीदी साहब भी नहीं थे रात वाले इसमें, आपको वो भी नजर नहीं आ रहे। और भी बड़े बड़े MLA है, कई के नाम में गिनवा सकते हो। जिन 6 आपने MLA 7 को आपने मीर जाफर, मीर सादिक डिक्लेयर करवा दिया है, वो भी नजर नहीं आ रहे। तो पार्टी को खुद आप इस लेवल पर ले गए हैं कि मां सिवाय वर्कर बेचारे के, जो पहले भी कुट खाता है इसी रियासत से, रियासती इदारों से,
उसके अलावा तो कोई बंदा नहीं बच गया आपके पास, और नजर भी नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है तो बचाएं। अच्छा, मैं यहाँ पे डेविल्स एडवोकेट जो है वो प्ले करूंगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पार्टी टूट फूट का शिकार है, आपने कहा सही है, कोई बड़े नाम जो है वो नजर नहीं आते, इनकी अपनी हरकतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जाहिर रोज एक ही तमाशा लगेगा तो कौन जो है वो इसको वो करेगा। बट हैविंग सेड दैट, वो खबर नहीं बना पा रहे, लेकिन दूसरी साइड या कि उनके मुखालिफ हुकूमत जो है वो इसको खबर बना देते हैं ना। आज भी टीवी चैनल्स पे प्राइम टाइम पे यही डिस्कस होता है कि खान साहब की मुलाकातें हो रही हैं नहीं हो रही, इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज़ गए उसमें भी यही डिस्कस हुआ मुलाकातें हो रही हैं या नहीं हो रही। वज़ीर आज़म के स्पोक्स पर्सन जो है वहाँ जाके इंटरव्यू देते हैं, वो भी इसी बारे में जो है वो बात करते हैं। अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंट्री कर दी कि भाई मुलाकातें जो हैं वो नहीं हो रही। तो उसके बावजूद जो भी आपने बातें की वो बेशक सही हैं, लेकिन उसके बावजूद खबर तो यही बन रही है। इससे कोई फर्क पड़ा है इनको 2022 के बाद कोई फर्क पड़ा है हुकूमत पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, खान साहब पे? इससे बड़ी बड़ी मूव्स हुई हैं, बिल्कुल आई एग्री विद जो आप बातें कह रही हैं। हुकूमत को इन चीजों से निकल गई है वो, जो मुझे लगता है स्टेट अब इन चीजों को रिस्पांस है। पाकिस्तान ने 3 मुल्कों को खुश रखना है, चौथा एक और भी है उसको 19-20, उसमें अमेरिकन हैं, सऊदीज हैं, चाइनीज हैं, चौथे नंबर पे आपका यूरोपियन यूनियन आती है। इसके अलावा कौन सा मुल्क जो पाकिस्तान पे दबाव डाल सकता है? और खान साहब का मसला ये है कि अपने दौर में उनके किसी एक से भी नहीं बनी हुई थी, ना यूरोपियन यूनियन से भी, अमेरिकन, सऊदीज, चाइनीज, कतर और यूएई, कोई एक मुल्क तो बना के रखते हैं ना जिसका ये पाकिस्तान पे क्लाउड है, पाकिस्तान पे कोई दबाव है। आपने उस वक्त पूरी दुनिया से लड़े हुए थे आपके सामने, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी कहते रहे, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही। आप मुझे ये बताया, ट्रंप पे इतनी ज्यादा इनको उम्मीदें थी, वहां से तो भाई कांग्रेस में बकायदा रेजोल्यूशन पास हो गई थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो है ये इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बाइडेन ये दौर में हुई थी, उनके सेनेटर्स ने ट्वीट किए, वहां पे हेयरिंग हुई है सेनेट कमेटी की कांग्रेस की, यूएनओ तक आपके इश्यूज गए हैं, मामले उठे हैं। यू कैन मतलब हर मुल्क ने या हर उससे ज्यादा अमेरिकन से ज्यादा तो कोई नहीं हो सकते थे, उसके बावजूद भी अगर उन पे कोई असर नहीं पड़ा तो इस तरह की खबरें बनने से उन पे क्या असर पड़ेगा? नहीं पड़ा। और पढ़ना आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा इन्होंने कंटिन्यू इतना ज्यादा कर दिया है ओवर डूइंग, जिसकी बात मुनीब भी कह रहे थे कि अब ये खबर लोगों के लिए नहीं रहेगी, आपकी मेरे लिए इसलिए रहेगी कि सामने हमें लगता है कि यार कोई आज कोई खबर, पॉलिटिकल खबर, कोई बड़ी खबर नहीं थी तो आपको ये खबरें करनी है खान साहब की। खान साहब के टॉपिक को हम अगर उठा लें तो पता उनका क्राउड क्या कहता है, फैन क्लब, देखा खान साहब के बगैर तो आपके टीवी शोज नहीं होते, सियासत नहीं चलती, ये उनका बयान है अक्सर। हम उनको टच ना करें, देखा इन पे एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाल दिया, खान की बात नहीं करने, बिक गए, झुक गए, लिफाफे बन गए। हम दोनों साइड पे फंसते हैं। खान का टॉपिक ले लें तो भी उनका होता है कि खान के अलावा तो गुफ्तगू नहीं हो सकती, मान लेते हैं आप। अच्छा, खान के टॉपिक को ना ले, देखा ये एस्टेब्लिशमेंट का दबाव पड़ गया है, ये देखा डर के मारे खान का जिक्र नहीं करते, ब्लैकआउट हो गया, उनका नाम लेना जुर्म बन गया है। तो जनाब हमें उन्होंने दोनों साइड से दबा के रखा हुआ है। बाकी बातें आपके ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है ना डैम केयर अब इन चीजों से इस लेवल से हुकूमत जो है ऊपर निकल गई है, उन्होंने निकल गए, मतलब इतने बड़े बड़े मैंने आपको वाकयात अपने इंतजामात पक्के कर लिए उन्होंने। आप लगे रहे, हम आपकी बात को फिक्र नहीं करते, इनको स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है, वो खैर उस पर फिर किसी और बात करेंगे। सही है। जरा मैं जो है वो एक दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे जो है वो आना चाहूंगी क्लासरा साहब, और आपका व्यू जो है वो मैं जरूर चाहूंगी क्योंकि बड़ा जो है वो ये इशू बन गया है भारत में। बिहार के जो वजीर आला हैं, सबने ये वीडियो क्लिप्स तो अब देख ही ली होंगी, बड़ी वायरल हुई, जहाँ पे वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं एक मुसलमान लड़की को जो कि नकाब करती हैं, और वो नकाब जो है वो यूं खींच लेते हैं सर्टिफिकेट देते हुए, और इस पे बड़ा जो है वो शोर मचा, ना सिर्फ बाकी दूसरी जगहों से बल्कि इंडिया के अपने अंदर से जो है वो इस पे बहुत आवाजें उठ रही हैं। आप क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल, ये मेरे लिए क्या, मेरा ख्याल है हर बंदे के लिए हैरान कुन बात है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे वाकयात इंडिया में हो रहे थे, हमें ये माजी में नजर भी आ रहे थे, वहाँ लिंचिंग हो रही थी, वहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत सारे उनके ट्रक रोक के उनकी तलाशियाँ लेना, बीटिंग करना, उनको नारे लगवाना मजहबी तौर पे, वो सारी चीज़ें हो रही थी। बल्कि पिछले दिनों तो वहाँ पे आपको पता है 8-10 घंटे उनका सेशन भी हुआ है, उसमें बंदे मातरम पे बकायदा, जिस पे बहुत सारी उस पर क्रिटिसिज्म हुई है कि जनाब कि क्या इंडिया के सारे मसले हल हो गए जब न्यू दिल्ली में इतनी स्मॉग है, आलूदगी है, वो इशू भूल के आपने बंदे मातरम पे आपने बैठ के 8-10 घंटे डिबेट करी। ये हुकूमत के तरीके होते हैं ये इश्यूज को डिवर्ट करने के, उस पर उनके अपोजिशन ने भी तनकीद की, और बहुत कुछ चीजें हमें नजर आ रही थी, पोलराइजेशन है, रिलीजियस हो, कम्युनल हो, व्हाटएवर जो हो रहा था इंडिया में। लेकिन ये कम से कम चीज कोई रिसेंट पास्ट में हमें नजर नहीं आई थी किसी की तरफ से भी, वो बीजेपी हो या कोई और उनके ग्रुप्स हों जो इस RSS वगैरह के, किसी मुसलमान लड़की का जाए उनको बुर्का पर्दा या उस पर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश अब तक हमें नजर नहीं आ रही। सो इट्स वेरी, ये हमारे लिए कोई शॉकिंग मतलब होगी है
इंडियंस के लिए ज्यादा मुझे लग रहा है। अगर आप इंडियंस को फॉलो करें, उनके मीडिया को, चैनल को, इस मामले में कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को इस मामले में यक जान हो कि एक ही उन्होंने आवाज उठाई है कि ये चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है इन्होंने क्या हरकत किया। बात बढ़ते बढ़ते पर्चा भी मेरा ख्याल दर्ज हो गया और प्लस उनकी आवाजें आ रही है जी इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। मैं तो सिर्फ 2 ट्वीट्स पढ़े उनके हक में अब तक, हो सकता है और भी कोई हैं, 2 ही पढ़े। एक उनके वजीर साहब का मैंने देखा, उसमें भी तनकीद आ रही है। उन्होंने क्या हुआ अगर उन्होंने आपके बहुत ही एक डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दी थी। मिनिस्टर का लेवल देखें, भी बात चुप रहा जाता होता है ना। चले आप अगर उसको कंडमनेशन नहीं कर सकते कि वजीर हैं, आपका एक तल्लुक है उनसे वजीर आला से, समझ में आता है, वो होता है, मत करे, चुप रहे ना थोड़ा सा। अच्छा, एक और किसी ने को मेरा ख्याल है वो भी उसमें मुसलमान खतून थे शायद, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि जब वो फादरली फिगर है तो वो उनको अपने थे वो करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, किसी ने ये ट्वीट किया हुआ था, मैंने भी देखा। हाँ, किसी खतून का, उस पे उनको भी पड़ गए हैं वो इंडियन जो है। उन्होंने कहा भाई साहब ये फादरली फिगर क्या होता है, अगर बात इस तरह थोड़ा किया जाता है। बिल्कुल। सो जो अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि इंडियन सोसाइटी ने, मीडिया ने, पॉलिटिशियंस ने इस पे यूनानिमसली रिएक्ट किया है और इस बात को गलत करार दिया। और मेरा ख्याल है इश्यू जो है ये अब उनकी पॉलिटिक्स का, उसकी मेन पॉलिटिक्स में दाखिल हो गए। मुझे तो नीतीश कुमार साहब जो है वो किसी हद तक खतरे में लग रहे हैं। और नीतीश कुमार साहब की एक बात जरूर बताऊंगा मैं कि ये पाकिस्तान भी आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, और ये इमरान खान साहब और इन्होंने एक लाहौर में एक बड़ा सेमिनार भी हुआ था। ये अपने तई इन्होंने बड़ा सक्सेसफुल एक चीफ मिनिस्टर माने जाते और किसी दौर में इमरान खान साहब इनके मॉडल से बड़े मुतासिर थे। और इमरान खान कहते थे कि अगर हम यहाँ पे आएंगे, और इन्होंने बुलाया था, जहाँ वो आए थे इस पे, अगर लाहौर आए थे, अब ये नहीं पता इमरान खान साहब को बुलाने पे आए थे या स्टेट गेस्ट थे। बहरहाल एक खान साहब ने उस वक्त एक सेमिनार करवाया था जिसमें हमें याद है मुझे अच्छी तरीके से, तो उसमें नीतीश कुमार साहब का जो मॉडल है उसको कहा गया था कि हम यहाँ भी फॉलो करेंगे, उनकी गवर्नेंस के हवाले से था। ये पाकिस्तानियों का एक बड़ी दाद है कि ये हमेशा अपने मुल्क के मॉडल को इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। ये बहर के मॉडल से बड़े मुतासिर। शहबाज शरीफ साहब पता किससे मुतासिर थे? किससे? वो अब्दुल्ला गुल से थे वहां पे, उसके अब तुर्की के मॉडल से होते थे कि हम यहाँ पे जाएंगे तो वहां पे हम अब्दुल्ला गुल मॉडल लाएंगे, तैयब अर्दोगान मॉडल लाएंगे। तुर्की से हम वैसे ही बहुत इंस्पायर्ड हैं। अच्छा, फिर वो उसके बाद मलेशिया के महातिर मोहम्मद से बड़े इंस्पायर थे। और 2-4 इसी तरीके से थे जो वहां के उसके टर्किश थे, या उन्होंने तरक्की भी करवाई, इसमें कोई शक मैं नहीं कह रहा। महातीर साहब हूँ या अब्दुल्ला गुल साहब हूँ, तैयब अर्दोगान साहब, सबकी होता है। फिर नीतीश कुमार साहब को भी हमने लिया। लेकिन ये चीजें जो है, अब इस उम्र के बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब इस उम्र में आके आपको क्या हो जाता है, आप सनाइल हो जाते हैं कोई। अब मुझे समझ आती है कि अंग्रेज जो था उसने 60 साल रिटायरमेंट की उम्र क्यों रख दी थी कि 60 साल बाद बंदे को रिटायर होकर घर बैठना चाहिए। 2 पेशे ऐसे हैं, 2 प्रोफेशन जो कभी रिटायर नहीं होते, बल्कि 3 कह लें। एक सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, एक सहाफी कभी रिटायर नहीं होता, एक सुनह वकील भी कभी रिटायर नहीं। अल्लाह में रिटायर करे इनको तो करे, अदरवाइज इन्होंने मरते दम तक काम करना है। वो 60 साल की उम्र इन पे रेगुलेट नहीं होती। सो ये जो वहां पे हरकत की, ये चीफ मिनिस्टर बिहार का, ये बहुत बड़ा एक वाकया है। और हिंदुस्तान के जो सेनर एलिमेंट्स हैं, जो एक सेकुलर है, लिबरल है, मॉडरेट है और रिलीजियस भी, उनको इस बात पे फिक्र करनी चाहिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम का एक सियासत में एक रोल बना है, उसका नुकसानात कहाँ तक चले गए। जो नेहरू साहब की, गांधी साहब की एक सेकुलर एक आइडियोलॉजी थी, उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी यहाँ तक आ गई है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कैमरे पे खड़े होके मतलब किसी का उसका नकाब उतार रहा है और इतना बड़ा मसला है। बहरहाल मेरा ख्याल है बड़े पैमाने पर बिल्कुल कंडेमनेशन हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि खवातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।